अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A एंड अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर A टचिंग द लाइन, ये तीसरा लाइन है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में है, देन रेडियस ऑफ सर्कल इज। अब इस क्वेश्चन को भी करने का ब्रूट फोर्स मेथड देखिए क्या है। सबसे पहले वो करेंगे कि अच्छा L1 को हम लोग XY के टर्म्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या करेंगे 2 - i इंटू एक्स प्लस आई वाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4i + 2 + i इंटू एक्स प्लस आई वाई करेंगे। पहले ये गंदा सा इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई के टर्म्स में L1 का इक्वेशन लिखिए, फिर उसी तरह L2 का इक्वेशन लिखिए, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए जिससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A का कोऑर्डिनेट आ गया। फिर क्या करेंगे, ये जो तीसरा इक्वेशन दे रखा है इसको भी सिंप्लीफाई करके एक्स वाई के टर्म्स में लिखेंगे और तब इस पॉइंट A से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेकिन ये गधों वाला मेथड है, डोंकीज मेथड है, इसलिए इस क्वेश्चन को करने में भी 5 से ज़्यादा मिनट लग जाता है। मैं जो मेथड बता रहा हूँ बहुत फास्ट है। ये L1 का इक्वेशन है, ये L2 का इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को आपको एक्स वाई के टर्म्स में नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ऐसा Z फाइंड करना है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप देख रहे हैं कि दो इक्वेशन है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे हुआ, अननोन तो इसमें एक ही है, Z ही अननोन है। तो बच्चों ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दिखता एक है लेकिन अपने अंदर दो को छिपा के बैठा हुआ है। Z क्या हो जाता है, x + iy होता है ना। तो Z ये कहने को जरूर ये सिंगल नंबर दिख रहा है लेकिन इसके अंदर तो दो नंबर हैं, x + iy, x भी एक अननोन है, y भी अननोन है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके Z और Z बार की वैल्यू फाइंड करिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। और इसको फाइंड करने के लिए आपको इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को एक्स वाई के टर्म्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि कितना बेचारा शरीफ सा इक्वेशन दे रखा है, देखिए कितना शरीफ इक्वेशन है। यहाँ -i है, यहाँ +i है, यहाँ +i है, यहाँ i है, यहाँ -2 + 2, यानी कि ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो सही, देखो मैं अपने आप सिंप्लीफाई हो जाऊँगा। वही मेथड आप इसमें लगाइए। तो सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, कर तो सकते हैं ही ना। तो जैसे ही ऐड करिएगा तो ये -i + i कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा 4z, दिस इज इक्वल टू 4i प्लस, अब इधर क्या होगा, जब आप ऐड कर ही रहे हैं तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, i रहेगा, इधर भी i रहेगा, यानी कि 2iz बार। जो क्वेश्चन में दो लाइन का इक्वेशन दे रखा था दोनों को ऐड करने से मिला। आप देख रहे हैं कि 4 4 2 है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 की जगह हम लोग 2 लिख देते हैं। ये इक्वेशन समझ में आया, कहाँ से आया, बस इसको और इसको ऐड करिए, आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि जनरली साइमल्टेनियस इक्वेशन में होता है ना, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, देखो कुछ कुछ कैंसिल तो हो ही जाएगा ना। क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से iz बार और यहाँ से iz बार माइनस हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ से 2z और यहाँ का 2z माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -2iz, दिस इज इक्वल टू 4i, और जब इधर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको मिल जाएगा +4z बार। ये दो इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आसानी से आप इक्वेशन सॉल्व करके z की वैल्यू और z बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया। लंबा नहीं है, क्योंकि मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। आप क्वेश्चन से ही देखिए, एक बार ऐड करिएगा तो ये मिल गया, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये मिल गया। अब आप क्या करिए कि इंटू i कर दीजिए ऊपर वाले में और ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2iz, यहाँ हो जाएगा 2i² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा i² z बार। अब दोनों को ऐड करिए, ऐड जब करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 2i² क्या होता है -2, और ये 4i रहेगा, और ये हो जाएगा -z बार और 4z बार, तो 4z बार -z बार हो गया 3z बार। तो देखिए जब ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 + 4i + 3z बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 3z बार दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4i, यानी कि 3 × x - iy, दिस इज इक्वल टू 2 - 4i, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2/3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4/3। तो ये देखिए
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का ये शॉर्ट तरीका है। अब इसके बदले अगर आप दूसरा मेथड करेंगे तो वो लंबा होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस आई वाई लिखिए, यहाँ पे x 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 2 इक्वेशन मिलेगा x y के टर्म्स में, फिर उनको सॉल्व करिए तब आप यहाँ तक पहुँचिएगा। मैंने जो मेथड किया है ये रिलेटिवली फास्ट है, और इसमें देखिए छोटे छोटे नंबर्स है ना, आराम से खटाखट हो जा रहा है, सब ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट ए का। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर ए, यानी कि सेंटर ए होगा और एक सर्कल बना दिया हमने, टचिंग द लाइन, मान लीजिए कि ऐसा कहीं लाइन है, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। तो रेडियस क्या होगा, इस पॉइंट ए जो सेंटर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ए का कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर लिया है, अब कहीं से हमें ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन चाहिए एक्स वाई के टर्म्स में। एक्स वाई के टर्म्स में होगा तो आपको मालूम है ना कि अगर आप एक्स वाई के टर्म्स में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया तो ए से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है जो जेड और जेड बार के टर्म्स में है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स वाई के टर्म्स में। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है क्या है, आई माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 प्लस आई इंटू जेड बार प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को x और y के टर्म्स में लिखने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ब्रूट फोर्स वाला मेथड है कि आप यहाँ पे x प्लस आई वाई डालिए, यहाँ पे x माइनस आई वाई डालिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, अल्टीमेटली x y के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो z बार का कोएफिशिएंट होता है वो हो जाता है b और स्लोप ऑफ लाइन हो जाता है IB। अब उसमें लेकिन ध्यान ये देना है कि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2i है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक रियल नंबर होना चाहिए। तो वही आसान तरीका है, उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2i जो है वो -2 हो जाएगा। तो ये जो z बार है उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, z बार का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू आई, तो वो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो गया -1 प्लस आई, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो गई -1 प्लस आई, z बार का कोएफिशिएंट। तो लाइन किसके पैरेलल होता है, IB डायरेक्शन के पैरेलल होता है। तो IB क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर यानी कि -1 माइनस आई, यानी कि जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप कितना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना है, -1 माइनस आई का, इसका स्लोप तो ऑब्वियसली 1 है ना। मान लीजिए कि आप ओरिजिन से -1 माइनस आई यानी कि -1 ये वाले पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर बना रहे हैं, तो इसका स्लोप कितना है, 1 है, यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, 1 है। तो हमने फाइंड कर लिया कि स्लोप ऑफ दिस लाइन 1 है। ये मेन क्रक्स होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और ध्यान रखिएगा कि इस स्लोप को फाइंड करने के लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर जो आई है ना, आई नहीं होना चाहिए। उसी आई को हटाने के लिए हमने पूरे इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला आई हट गया, यहाँ -2 हो गया। तो अभी हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया 1। स्लोप फाइंड करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब ये है कि z और z बार इन दोनों के अलावा जो तीसरा टर्म है वो रियल नंबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 2i दे रखा है, रियल नंबर तो ये है नहीं, तो इसको रियल नंबर करने के लिए हमने इस इक्वेशन को थ्रू आउट i से मल्टीप्लाई कर दिया। i से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2i स्क्वायर यानी कि -2 हो गया। तो ये वाला चीज़ भी i से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो गया जाता है -1, तो -1 प्लस i हो गया, यानी कि z बार का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 प्लस i। ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर b, जो हमने थियरी में पढ़ाया था ना कि z बार का जो कोएफिशिएंट हो उसको हम लोग b बोलते हैं। और ये जो b वेक्टर है ये क्या दिखाता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो लाइन के अलोंग डायरेक्शन क्या हो जाता है, IB क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आई स्क्वायर -1 यानी कि -1 माइनस आई हो गया। तो -1 माइनस आई का स्लोप कितना है, ऑब्वियस सी बात है इसका स्लोप है 1, यानी कि इस लाइन का स्लोप 1 है। तो ये देखिए 2 स्टेप में खटाखट हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया 1। अब स्लोप फाइंड कर लिया है, अब हम लोग किसी तरीके से इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी लाइन का y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, उसका स्लोप फाइंड कर लिया 1, तो इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तो बच्चा भी जानता है, स्लोप हमने ऑलरेडी 1 फाइंड कर लिया है।
तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब उस जगह पर x इजकल टू 0 है। x इजकल टू 0 है यानी कि z की जगह हम लोग सीधे सीधे आई वाई क्यों ना लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही आप लिखिए। तो देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में z की जगह आई वाई लिख दिया, z बार की जगह माइनस आई वाई हो गया, तो ये इक्वेशन आ गया। अब इससे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो y क्या हमें देगा? y इंटरसेप्ट देगा। अब इसमें भी जब फाइंड करना हो तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में क्या है? 0, एक रियल नंबर है, यानी कि पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 होना है। अब ये 2i एक इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इन दोनों से जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो +2 मिल करके 0 बन जाएंगे। तो इन दोनों से इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या मिल रहा है आपको, इससे इमेजिनरी पार्ट मिला माइनस आई वाई, इससे कितना मिला? माइनस आई वाई, और यहाँ से क्या मिला? +2i, ये सब मिल करके 0 बन जाएंगे। तो इससे तो आप देख रहे हैं ना, अब क्या मिल गया? आई सब जगह कैंसिल हो गया, यानी कि 2y इजकल टू 2, y इजकल टू 1 मिल गया, यानी कि ये जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट भी 1 है, स्लोप भी 1 है। तो इक्वेशन तो मिल गया ना बच्चे, क्या मिला? बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब ये इक्वेशन लिख दिया है, ये पॉइंट A भी हमने फाइंड कर दिया है। इस पॉइंट A से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन पे, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करके आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस ऑफ सर्कल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं वो कर देता हूँ। इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख दें, y माइनस एक्स माइनस 1 इजकल टू 0, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p हो जाएगा वो क्या होता है? y की जगह 4/3 डालिए तो हो जाएगा 4/3, माइनस एक्स की जगह 2/3 डालिए, -1 डिवाइडेड बाई नीचे में आता है y का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 माइनस 2/3 हो गई 2/3, -1 हो जाएगी 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा 1/3√2। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर 4 हो गया, 1/3√2।